इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस अध्याय की पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और सभी वीडियो हमने विज्ञान कक्षा 6 की प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं से प्रारंभ करते हैं। जल की विभिन्न अवस्थाएं। जल एक ऐसा पदार्थ है, इसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती हैं। जो जल है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। प्यारे बच्चों, जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, ठोस अवस्था में क्या है? बर्फ के रूप में। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों को पहचान करने के लिए क्रियाकलाप करें। तो इसमें क्या कहते हैं, भी जो बर्फ है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं और यह द्रव अवस्था में या जल के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। और जब उसको और अधिक गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में आ जाता है, भाप के रूप में। तो यानी तो कहने का भावार्थ क्या है यहाँ पर कि जो जल है, जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में और गैसीय अवस्था में भाप के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि जल की कितनी अवस्थाएं हैं। हम इसका उत्तर क्या देंगे? जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले लिए ठोस अवस्था बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था जल के रूप में और गैसीय अवस्था जल वाष्प या भाप के रूप में। इससे अगला क्रियाकलाप 8.5 आइए पहचान करें। एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें। हमने क्या करना है? एक पात्र लेना है और उसमें जो है बर्फ का एक टुकड़ा लेना है यहाँ पर, और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में अंकित करें। एक पात्र लेना है, उसमें बर्फ के टुकड़ा डालना है उसमें, अब दूसरा पात्र लेना है, उसको उसमें दूसरे पात्र में डाल देना है। तो हम आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? दूसरा, जल को एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें। अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जल का व्यवहार कैसा है। तो जैसे बर्फ है, बर्फ का हमने एक टुकड़ा लिया, इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में डाला, तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका आकार है वो नहीं बदलता। जो बर्फ का टुकड़ा है उसका जो आकार है वो नहीं बदलता। परंतु जल है, जल को हम लेंगे, एक पात्र से दूसरे पात्र में डालेंगे, तो जल ने पहले पात्र में डालने से पात्र का ही आकार ले लेता है, लिया था। अब दूसरे पात्र में डालेंगे तो दूसरा ही हुआ, दूसरे पात्र का आकार ले लेगा। क्या आपने ध्यान दिया कि जल का एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे प्रवाहित हो जाता है? इसके आकार का क्या होता है? तो दोनों इसमें, इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने कैसे प्रवाहित होता है और उसके आकार में क्या बदलाव आता है। एक साफ सतह पर जल डालें और देखें कि यह कैसे फैलता है। जब जल अपने जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होते हैं, इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। तो इससे आगे है यहाँ पर जल की विभिन्न अवस्थाओं की तुलना करें। तो जिसमें जैसे ये तालिका दी गई है, आकार जो बर्फ है ठोस अवस्था में होता है, इसका आकार निश्चित होता है। जल जिस पात्र में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है यहाँ पर, और जलवाष्प जो है ये फैल जाते हैं। इसे बहने की क्षमता, इसमें बहने की क्षमता नहीं है, जल में बहने की क्षमता है, और जो जलवाष्प हैं ये भी सारे उसमें फैल जाते हैं। इसका मतलब है बहने की क्षमता इसमें भी है। फैलने की क्षमता, इसमें फैलने की क्षमता नहीं है, ये फैल जाते हैं फर्श पर या किसी चीज़ पर डालेंगे, और इन जलवाष्प हैं उनमें फैलने की आवश्यकता बहुत अधिक है, जितना स्थान मिलता है वो फैल जाते हैं। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर है? आगे है इसमें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अपना आकार रखता है, चाहे वह किसी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है। जो जल है जिस पात्र में रखा जाता है उसी का ही आकार ले लेता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। तो इस तरह से ये सारणी है, इसका अध्ययन जो है हमने जो सारणी पढ़ी है इसी के अनुसार है कि इसको किसी पात्र में रखा जाए उसी का आकार जो है ले लेता है, और बर्फ जो है बहती और फैलती नहीं है।
अगला है जल बहता और अपना आकार बदलता है। जल का कोई आकार निश्चित नहीं होता, जिसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन जल का आयतन स्थिर होता है। आयतन क्या होता है? स्थिर होता है। और इसमें फैलने का भी गुण होता है। जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का भी गुण होता है। जल वाष्प गैसीय अवस्था समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। जो भी स्थान उसको मिलता है उसमें फैल जाती है भाप। गैस निश्चित आकार, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता। जल वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहते हैं, यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य हैं। यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोंछा लगाने जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जलवाष्प में योगदान देता है। तो इसमें जलवाष्प के बारे में कहता है भी जितना इसको स्थान मिलता है वैसे ही वो फैल जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये सामान्य रूप से हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते। अब आप जल की 3 अवस्थाओं से परिचित हो चुके होंगे। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल और घी। ये भी तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आइए ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण लें। आपने अपने आसपास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें। क्या कहते हैं भाई? अपने आसपास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी और बर्तन भी हो सकते हैं। ठोस पदार्थों के उदाहरण है पत्थर, लकड़ी और बर्तन। द्रव पदार्थों के उदाहरण है दूध और तेल। इस तरह से 5 अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव करते हैं? यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? इससे ऐसा इसलिए है कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई घर में न हों। इससे आगे है गैसों के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप क्या कहेंगे? तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसें हैं। हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हम जल को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पर है, अब तक हम यह जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान है। अब तक हमने पढ़ा है जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। आप जल की अवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रवावस्था में अर्थात जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हम बर्फ को जल और जल को वाष्प में परिवर्तित करना है तो हमें ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। क्या है भाई? यदि हम बर्फ को जल में और जल को वाष्प में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल को ठंडे वातावरण जैसे हिमीकरण यंत्र में रखना होगा। किस में रखना होगा? फ्रीजर में। जल को बर्फ में बदलने के लिए फ्रीजर में रखा जाता है, रखना होगा। ऐसा किया जा सकता है कि जल जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ बाहर निकलने पर पिघल जाती है और कतिपय जल में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप जल के अलावा पुनः अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं? आगे मोमबत्ती। मोमबत्ती मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। क्या करना होगा? ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन से द्रव पदार्थ देखे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा है? जो नारियल का तेल है वो सर्दी के दिनों में ठोस में बदल जाता है। तो इस तरह से अभी तक हमने 3 पदार्थ देखे, जैसे एक तो जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मोम है, मोम को हम गर्म कर सकते हैं तो पिघल जाता है, वो ज़्यादा उसमें गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाता है। तो इसी तरह से जो नारियल का तेल है जो सर्दियों में ठोस अवस्था में बदल जाता है। आता है, हम देख सकते हैं पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी द्रव अवस्था में अपनी अवस्था बदल लेते हैं।
ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है भी पिघलना किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के ठोस से द्रव अवस्था में बदलना। इससे अगला है द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हिमीकरण किसे कहते हैं? द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? हिमीकरण। अतः क्रियाकलाप 8.6 के माध्यम से जल की विभिन्न अवस्थाओं के बीच में जांच करें। इसमें यहाँ दिया हुआ है वायुमंडलीय जल जनित्र मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। तो यहाँ पर कहते हैं भी जो वायुमंडलीय जल जनित्र है वो क्या है? वायु से जो जलवाष्प है उनको इकट्ठा करता है, ठंडा करता है, ठंडा करके जल में बदल देता है। जो यह प्रक्रिया है उसी के समान है। जिस तरह से मान लीजिए हमने पढ़ा था कि जो एक गिलास है हम उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं तो उसके बाहर जो है जलवाष्प यानी जो वायुमंडल में जम जाते हैं पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। इससे अगला है क्रियाकलाप 8.6। आइए चित्र पूरा करें। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके जल में परिवर्तित हुई विभिन्न अवस्थाओं के चित्र 8.5 को कै ख ग और 1 2 3 के स्थान से भरें। आपकी सहायता के लिए 2 शब्द पहले से भरे गए हैं। इसमें आगे यहाँ पर है ये चित्र दिया गया है द्रव जमना, वाष्पित होना, गैस संघनित होना। इनकी सहायता से हमने चित्र 8.5 को पूरा करना है। और यहाँ पर जैसे ठोस है, ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, यहाँ पर हमने द्रव लिखा है और द्रव जो है गैस अवस्था में बदलता है। यहाँ पर पिघलना है, पिघलने को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण अवस्था में आ जाता है। और गैस जो है इसलिए यहाँ पर वाष्पित होना या वाष्पीकरण आएगा। यहाँ पर दूसरा स्थान है, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद में गैस है। गैस जो है इसको ठंडा करेंगे, ये संघनन या संघनित हो जाती है। संघनित होना कहते हैं इसको, संघनन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नंबर 4 में आएगा। और जब संघनित हो जाती है यानी द्रव अवस्था में आ जाती है तो इसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे। ज़्यादा ठंडा करने से जमना या हिमीकरण भी कहते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से द्रव है, यहाँ पर ख भाग में आएगा और गै भाग में क्या है? गैस है। इस तरह से यह चित्र हमारा पूरा हो जाता है। अब इससे आगे है जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। अनुभाग 8.1 हमने वाष्पीकरण में के बारे में सीखा। आइए अब इसे और अधिक जानें। अपने आसपास अवलोकन करें, वे कौन सी परिस्थितियां जो प्रभावित करती हैं जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं। इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। निम्नलिखित शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो उसमें ये दिए गए हैं कि जो वाष्पन है ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा। यहाँ पर ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में ज़्यादा होगा। हमने इसमें अंतर बताना है। और ये पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तीव्र हवा आदि दिए गए हैं। आइए जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच क्रियाकलाप 8.7 देखें। इसमें यहाँ पर है इस बात पर विचार करें कि आपने इस क्रियाकलाप में वास्तव में क्या अच्छा किया। क्रियाकलाप 8.7 एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल लें। आप जल की तरह सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन में समान मात्रा में जल लें। बोतल के ढक्कन व प्लेट में जल का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। हमने क्या किया, अभी पहले जल लिया, एक छोटी बोतल के ढक्कन के अंदर ले लिया, फिर उतने ही समान मात्रा में जल जो है एक प्लेट में डाल दिया। तो जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल कम है और प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। दोनों को एक दूसरे के निकट रखें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह वाष्पित होने में लगने वाले समय को तालिका 8.4 में अंकित करें। यहाँ हमारे पास में तालिका दी गई है कि बोतल का ढक्कन है, उसमें जल कितनी देर में वाष्पित होता है, और प्लेट है जिसका क्षेत्रफल अधिक है, ये बोतल का ढक्कन है उसका क्षेत्रफल कम है, तो
वो कितना समय लेता है, इसका क्षेत्रफल अधिक है तो कितना समय लेता है। इस तरह से हम समय नोट करेंगे। आगे है, हमने कौन सी परिस्थितियां समान रखी, हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन किए, हमने क्या मापा। इस अन्वेषण से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो वह वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण तीव्र होता है। तो उसमें क्या है भी, जब प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जल जो है वायु के संपर्क में ज़्यादा आएगा और इसलिए इसका वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि उपरोक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा। ये यहाँ पर ये जिज्ञासु बच्चे हैं और आपस में जो है विचार विमर्श करते हैं और क्या हमने इसमें जो प्रयोग किया है, ये क्रियाकलाप किया है, इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा, कितना समय लिया उसने आदि। जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियाँ। क्रियाकलाप 8.7 से मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इसमें हमने परिस्थितियों के बारे में पता करना है कि किन परिस्थितियों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। क्रियाकलाप 8.5 में अपने अन्वेषण के आंकड़ों को अंकित करें एवं उन पर चर्चा करें। अन्वेषण के आंकड़े अंकित करना जहां एक स्थिति परिवर्तित होती है और एक स्थिति जो है समान रहती है। यहाँ पर स्थिति जो परिवर्तित हुई पूर्व वाष्पीकरण में लगने वाला समय। इससे आगे है, जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। इससे आगे क्रियाकलाप 8.8, दो समान बोतलों के ढक्कन लें, दो समान मात्रा में जल भरें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया में रखें। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने लगता है, तो उसमें जो है उसका हमने प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह वाष्पित होने में लगने वाले समय को अंकित करें। हमने समय जो है नोट करना है। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन भी दोहराएं और अपने अवलोकन को अंकित करें। यहाँ पर इसमें ये चित्र दिखाया गया है और एक ढक्कन जो है यहाँ पर इस चित्र में धूप के अंदर रखा है, एक ढक्कन जो है यहाँ पर छाया में रखा है। सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण। आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 8.8 और अन्य समान अनुभवों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन जल जो है तीव्रता से वाष्पित होता है। क्या होता है, तीव्रता से वाष्पित होता है। प्राय तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तथा तेज हवा वाले दिन भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो तेज धूप होगी कपड़े जल्दी सूखेंगे, तेज हवा चलेगी कपड़े जल्दी सूखेंगे। यह देखा गया तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। हम क्या कहेंगे भी, हवा की गति बढ़ने से जो जल है वो तीव्रता से वाष्पित होता है। यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से अधिक है तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। तो इसमें यहाँ पर आ जाता है, बरसात के दिनों में वायु के जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़ा सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं। शीतलन प्रभाव 8.6 आगे शीतलन प्रभाव। आवी की मां ने पीने का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा है। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें से जल पिया। जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है कि पूछती है, मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है। मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचार में इसका क्या कारण है। अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के निकट बैठने से हमें ठंडक की अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है और हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है। इससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। जो जल है बर्तन पर रिसेगा और वाष्प हो जाएगा और इस पर क्या इसके शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण है ग्रीष्म काल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव करना। क्या भी, ग्रीष्म काल में छत को ठंडा करने के लिए उन पर जो है जल का छिड़काव करना शीतलन काल का जो है एक अलग उदाहरण है। जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको महसूस होता है। एक सरल बिजली मुक्त गमलों में कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव का अवलोकन करें और
क्रियाकलाप 8.9 का निष्पादन करें। तो इसमें ये कहता है कि गमले में बिजली से मुक्त, इसमें बिजली नहीं होनी चाहिए, मतलब एक कूलर का मॉडल बना सकते हैं हम, इसको शीतलन प्रभाव को देख सकते हैं। क्रियाकलाप 8.9, आइए एक मॉडल बनाएं। भिन्न भिन्न आकार के 2 मिट्टी के गमले लें। बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की एक परत पर रखें। हमने क्या लिया, 2 गमले ले लिए अलग अलग आकार के, और बड़े गमले को रेत पर रख दिया हमने यहाँ पर, जैसा कि चित्र 8.7 में दर्शाया गया। छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखें। जो छोटा गमला है वो बड़े गमले के बीच में रख दिया। गमले के बीच के रिक्त स्थान में और अधिक रेत भरें। तो गमले से बना पॉट इन पॉट कूलर, यहाँ पर ये छोटा गमला दिखाया गया है, और इसके अंदर जो रेत है या गीली जूट कह सकते हैं इसको मतलब, और रेत की परत है यहाँ पर, बड़ा गमला है, इस तरह ढक्कन है यहाँ पर। रेत वाले क्षेत्र में जल डालें। छोटे गमले के शीर्ष ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जो यहाँ पर जो छोटा गमला है, इसका जो ऊपर का हिस्सा ढकने के लिए क्या रखना है हमने, ये यहाँ पर ये जो है गीली जूट की बोरी रखनी है यहाँ पर। इससे अगला है, जब गमलों का पार्ट इन पार्ट कूलर तैयार हो जाए तो आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। गमलों के पार्ट इन पार्ट कूलर को ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे का समय दें। कुछ समय सीमा कई स्थितियों को प्रभावित हो सकती है। अवलोकन कर चर्चा करें कि किस प्रकार के गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और साग सब्जी की ताजगी जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन करें। रेत नमक रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना चाहिए। रेत नम रखने के लिए, क्या भी रेत को गीला रखने के लिए हमने प्रतिदिन उसमें जल का छिड़काव करना चाहिए। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है, वह कौन सी स्थितियां होगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती हैं। बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी इन अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुराही कहा जाता है। चित्र 8.8, इसमें जो चित्र 8.8 है इसमें सुराही दिखाई गई है। ग्रीष्म काल में सुराही का उपयोग जल ठंडा रखने के लिए किया जाता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे, और इससे आगे हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।